गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत के संबंध में। यह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के संबंध में तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग शिक्षण के संबंध में अध्ययन किए थे, तत्पश्चात संप्रेषण से संबंधित अध्ययन किए थे। आज हम शिक्षण के सिद्धांत के संबंध में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शिक्षण के सिद्धांत शिक्षा शास्त्र के लिए या एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। इसे हर अध्यापक को इसका संप्रत्यय स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि इन सिद्धांतों का वह अपने शिक्षण विधियों में या कक्षा अधिगम के दौरान अधिगम कराते समय वह इन सिद्धांतों का भली भांति प्रयोग कर सके। शिक्षक महान गुणों से युक्त तथा कितना भी ज्ञाता भले ही हो, किंतु जब तक वह अपने ज्ञान को बालकों तक नहीं पहुंचाता, तब तक उसके ज्ञान से सीखने वाले बालकों का कोई लाभ नहीं होता। अब प्रश्न यह है, बालकों को किस प्रकार ज्ञान दिया जाए? ज्ञान देने की कौन सी विधि या कला आवश्यक होनी चाहिए, जिससे कि कम और अधिक हर प्रकार के बुद्धि वाले छात्र सीख सके। शिक्षा शास्त्रियों ने इसके लिए कुछ शिक्षण के सिद्धांत दिए हैं, जिन सिद्धांतों को आधार बनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। इन सिद्धांतों के प्रयोग से प्रत्येक बालक कक्षा में लाभान्वित हो सकता है। कुछ प्रमुख सिद्धांत मैं बता रहा हूं, जिनके संबंध में हम अध्ययन कर लेंगे, उनके संप्रत्यय को स्पष्ट कर लेंगे, जिससे हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका प्रयोग कर सकें। सबसे पहला जो सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है, वह करके सीखने का सिद्धांत है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा रुचि का सिद्धांत। चौथा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। छठा है चयन का सिद्धांत। सातवां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आठवां है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। नौवां है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। 10वां है आवृत्ति का सिद्धांत। 11वां है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। 12वां है विभाजन या लघु सोपानों का सिद्धांत। दोस्तों, हम इन सिद्धांतों को एक एक करके इन सिद्धांतों के संबंध में हम अध्ययन कर लेंगे, जिससे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका सही ढंग से प्रयोग कर सकें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करके सीखने का सिद्धांत के संबंध में। करके सीखने का सिद्धांत से तात्पर्य क्रिया करते हुए सीखना। पूरी शिक्षण प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर बनी रहती है। अधिगम का कार्य बिना क्रियाशील हुए संभव ही नहीं है। जिस कार्य में जितनी अधिक क्रियाशीलता रहती है, वह कार्य उतना ही जल्दी सीखा जा सकता है। शिक्षण के सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। छात्र को कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील रहना चाहिए, जिससे छात्रों के मन, मस्तिष्क तथा सभी अंग सक्रिय बने रहें। क्रियाशीलता के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम कार्य करता है। बालक को ज्यादा से ज्यादा स्वयं करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक जब स्वयं करके सीखता है, तो वह उसे कभी नहीं भूलता और उसका प्रयोग वह अपने दैनिक जीवन में कर पाता है। शिक्षण के सिद्धांत में क्रियाशीलता
का सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रॉबेल ने कहा था कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह क्रिया द्वारा ही सीखता है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना कहलाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था फ्रॉबेल महोदय ने कि जो हम बालक क्रिया द्वारा सीखते हैं वह अस्थायी सीखना होता है। इसका इस सिद्धांत के ही समर्थन में महात्मा गांधी द्वारा जो बेसिक शिक्षा योजना बनाई गई थी वह भी करके सीखने के सिद्धांत पर ही आधारित था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को भी इसी सिद्धांत को आधार बनाकर निर्माण किया गया है। क्रियाशीलता से छात्र में सकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग सभी कक्षाओं में, सभी विषयों में, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे विद्यालय परिषद, वाद विवाद प्रतियोगिता, विभिन्न सभाओं, समितियों, संगोष्ठियों, क्लबों एवं खेलकूद आदि में करना चाहिए। इससे छात्रों में व्यवहारिक आदतों का विकास होता है और समाज सेवा का पर्याप्त अवसर मिलता है। करके सीखने के आधार पर हम जब बालकों को अधिगम कराते हैं तो जो नवीन संप्रदाय है, लर्निंग आउटकम, अधिगम का प्रतिफल अच्छा होता है। जो बालक सीखता है उसे समाज में उनका सही ढंग से प्रयोग कर पाता है। सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा जो सिद्धांत है वह प्रेरणा का सिद्धांत है। दोस्तों, प्रेरणा क्या है? दोस्तों, मैं इसके पहले मनोविज्ञान वाले क्लास में हमने अप्रेरणा के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया था। अप्रेरणा क्या है? अप्रेरणा आपके अंदर जो आग है, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपके अंदर आग है, जो जुनून है, जिसे आंतरिक बल कहा जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपके अंदर आंतरिक बल होता है, जिससे आप कार्य को प्रारंभ करते हैं और कार्य को गतिशील बनाते हैं तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, वही आग, वही जुनून, वही आंतरिक बल अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा तथा नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति के अंदर स्वतः जागृत हो, उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, और बाह्य रूप से दी जाने वाली अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय, पथ प्रदर्शक एवं सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, जिस पे चलकर छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य केंद्रित होता है। इसमें बालक के व्यवहार में निरंतरता होती है। बालक के व्यवहार में, अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता होती है। वह जिस कार्य को करता है उसमें कंटिन्यूटी होती है। बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। फलस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इस संदर्भ में कक्षागत स्थितियों में विचार करें तो प्राय हम यह देखते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को कोई प्रश्न पूछता है और उसे यदि विश्वास नहीं होता है तो अपना हाथ खड़ा करता है, फिर कभी नीचे कर देता है कक्षा में। उसे भय होता है कि कहीं अन्य छात्र हमारा मजाक न उड़ा दे या हम कहीं इस उत्तर को गलत न दे दें। लेकिन जब अध्यापक उन्हें मौका देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल तुम बताओ, तुम बता सकते हो, और वह
जब कक्षा में छात्र प्रश्नों का उत्तर दे लेता है तो वह प्रेरित हो जाता है और भविष्य में वह करने के लिए सदैव जागरूक हो जाता है। बिना अभिप्रेरणा का अधिगम संभव नहीं है। भले ही आपके पास ढेर सारी पुस्तकें हों आपके घर में, लेकिन जब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे लक्ष्य की ओर, आप लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक वह किताब धरी की धरी रह जाती है। लेकिन जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं, आपके अंदर आंतरिक बल जागृत हो जाता है, वह जुनून जागृत हो जाता है, तब लक्ष्य प्राप्ति में सारे बाधाएं छोटे दिखते हैं और आप लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसे ही मनोविज्ञान के भाषा में अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा गया है। जब भी बालकों को पढ़ाना चाहिए या अधिगम कराना चाहिए या अध्यापन शिक्षण कराना चाहिए, बालकों को अभिप्रेरित करके शिक्षण कराना चाहिए, क्योंकि बिना अभिप्रेरित के बालक में वह आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी जिससे वह लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सिद्धांत रुचि से तात्पर्य साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रकृति या प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने तथा उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। जब किसी को कोई वस्तु पसंद आती है या अपनी ओर आकर्षित करती है, तो स्वाभाविक रूप से कक्षा कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को रुचि उस वस्तु के प्रति है। इस तरह से कक्ष में शिक्षण करते समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को रुचि उत्पन्न किया जाए, जिससे वह पाठ्यक्रम के प्रति या अध्ययन के प्रति उनमें वह जागरूक हो सके, उसके ओर आकर्षित हो सके। बालकों को तरह तरह की क्रियाओं द्वारा या उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और आकर्षित बनाकर चित्रों के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको पाठ्यक्रम के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि वह अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो सके, कर सके और वह एक अच्छे अधिगम की ओर अग्रसित हो सके। अगला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का निर्धारण करना शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। उद्देश्य के निर्धारण के अभाव में शिक्षा की कोई भी योजना न तो तैयार की जा सकती है और न ही उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। वस्तुतः उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने गंतव्य स्थल का ज्ञान ही नहीं है और उसके छात्र उस पतवार विहीन नौका से के जैसे हैं जो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाती हुई गहराई की ओर बढ़ती जाती है। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य पथ प्रदर्शक दीपक है जो शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों को उचित मार्ग दिखाता है। उद्देश्यहीन शिक्षा व्यवस्था अरुचिकर हो जाती है। बिना उद्देश्य के कहाँ जाना है, किसे अपने जीवन में क्या करना है, वह नहीं पता होता है। इसलिए शिक्षण कराते समय आपके शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य प्रत्येक तरह का एक व्यापक उद्देश्य क्या है और संकुचित उद्देश्य क्या है, पूरे वर्ष के अंत में या पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद किन उद्देश्यों को आप प्राप्त करेंगे, यह निर्धारित होना चाहिए और प्रत्येक पाठ के बाद वह क्या उनमें, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, इसका
पता होना चाहिए और यह बोध बच्चों में कराना चाहिए। उद्देश्य तीनों तरह के होना आवश्यक होता है। उद्देश्य संज्ञानात्मक होना चाहिए, उद्देश्य बोधात्मक होना चाहिए और उद्देश्य मनोचालक होना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम पूर्ण होने के बाद बालक उसका सही सदुपयोग कर सके, उसका अवबोध कर सके एवं दैनिक जीवन में उसका सही प्रयोग कर सके। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस संसार में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं हो सकता, चाहे एक ही माता पिता के दो सहोदर ही क्यों ना हो, दो जुड़वा ही क्यों ना हो, दोनों के बुद्धि, दोनों का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। इसलिए शिक्षण करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक का अस्तित्व अलग है, प्रत्येक बालक की सीखने का गति अलग है, प्रत्येक बालक का सीखने का क्षमता अलग है। इसको ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। किसी पर दबाव के द्वारा यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही शिक्षण प्रक्रिया से लाभान्वित हो सके या प्रत्येक समान रूप से एक ही प्रयास में समान रूप से सीख सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए एक शिक्षक को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम कराते समय इस बात को ध्यान रखे कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अगला सिद्धांत है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। वैसे तो लोकतंत्र राजनीति शास्त्र का शब्द है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इसे अपनाना चाहिए। ताना तन, राज तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों के रुचि, बच्चों का मत को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अस्तित्व है, उसका ध्यान में रखकर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करना चाहिए। से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जब तक शिक्षा का संबंध जीवन से नहीं होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नीरस एवं बेकार हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ाते समय उसका जीवन में क्या उपयोग है, इसे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए जिसका कि वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग न कर सके या उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में न कर सके। इसलिए शिक्षण अधिगम कराते समय इस बात का सदैव ध्यान देना चाहिए कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाए उसका जीवन से संबंध हो, उसका जीवन में लाभ हो। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। यदि जब भी हम कक्षा में शिक्षण कार्य करें, उनकी एक समय पर बार बार आवृत्ति होना आवश्यक है। आवृत्ति के अभाव में विस्मृत हो जाता है, विषय वस्तु विस्मृत हो जाता है। इसलिए पढ़ाई गई वस्तु को सदैव आवृत्ति करना चाहिए। एक समय के अंतराल पर सदैव उसकी आवृत्ति होना आवश्यक होता है। यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ को कुछ समय पश्चात पुनः दोहराया जाए तो पाठ अच्छी तरह से याद हो जाता है और सीखे हुए विषय वस्तु या पाठ अस्थायी स्मृति में चली जाती है और लंबे समय के उपरांत भी बताने की क्षमता रहती है। अधिगम तथा धारण के बीच समय अंतराल जितना अधिक होगा, अधिगम और धारण के बीच जितना समय अंतराल अधिक होगा, धारण की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है और विस्मरण की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए पाठ की आवृत्ति होना आवश्यक होता है। स्मृति प्रशिक्षण के लिए सबसे सरल तरीका सीखी गई वस्तु को
अधिक समय तक याद रखने के लिए दोहराना या आवृत्ति करना चाहिए। अगला सिद्धांत है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य इस ढंग से करना चाहिए कि छात्र ज्ञान अर्जित करते समय स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव करे। इसके लिए शिक्षण कार्य खेल विधि, विचार विमर्श विधि, भ्रमण विधि तथा परियोजना विधि आदि द्वारा कराना चाहिए। इससे छात्र प्रसन्नतापूर्वक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। इन विधियों में छात्र स्वयं क्रियाशील रहते हैं और उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति से मानसिक संतोष प्राप्त होता है और वह प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अतः शिक्षण में इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अंतिम सिद्धांत है विभाजन या लघु सोपानों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम बताए। पहला नियम उन्होंने मुख्य नियम और दूसरा नियम गौड़ नियम बताया। गौड़ नियम का एक उपनियम उन्होंने दिया आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी एक साथ नहीं सीखता वरन आंशिक अनुक्रिया द्वारा सीखता है। अतः इसके लिए पाठ को छोटी छोटी उप इकाइयों में बांट कर शिक्षण कार्य करना चाहिए एवं सुविधा के दृष्टि से पाठ इकाइयों में संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई मानकर चलना चाहिए। इकाई पाठ योजना में संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई मानकर चलते हैं और फिर उस शिक्षण विषय वस्तु को वांछित उक्त विभागों में बांट लेते हैं जिन्हें उप इकाइयां कहना ठीक होगा। तत्पश्चात उन इकाइयों के आधार पर ही पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में शिक्षण के सूत्र के संबंध में बात करेंगे। सबको धन्यवाद।